आज आप लोग देखते हैं हमारे देश से यानी भारत से लाखों छात्र विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि दुनिया भर से छात्र हमारे देश में आया करते थे। मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, मैं नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय ने कैसे दुनिया को बदला, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। और आप लोग कुछ उसकी पिक्चर भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये आप लोगों को बिहार में देखने को मिलेगा। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये बिहार आपको देखने को मिल रहा है। पटना इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है बिहार आपका। तो नालंदा की इमारतें अब खंडर में तब्दील हो गई हैं। इतिहास की इस महान विहार मोनेस्ट्री ने 14वीं सदी की शुरुआत में ही काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इसकी विरासत आज भी अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों को आगे बढ़ा रही है। विज्ञान, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क, व्याकरण, लिपि, पुस्तक, संस्कृति, अनुवाद, साहित्य, कला और वास्तुकला के विकास में इस विहार का अहम योगदान रहा है। और आप देखेंगे कि नालंदा में पहले बिहार की स्थापना ईसा पूर्व तीसरी सदी की गई थी। सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की थी। मौर्य काल के दौरान जब नालंदा बिहार बनाया गया तो इसकी योजना एक ऐसी शिक्षण संस्थान के रूप में की गई थी जहां छात्र रह सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें, और यहाँ इसी व्यवस्था ने नियमित स्वरूप हासिल किया। इसे आजकल की भाषा में रेजिडेंशियल व्यवस्था कहा जाता है। और आप देखिए माना जाता है कि यूरोप के कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कैंपस की संरचनाओं की प्रेरणा इसी से ली गई थी, और इनमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के चौकोर परिचय भी शामिल हैं। ईसा पूर्व तीसरी सदी में एक बिहार के रूप में स्थापना के बाद से एक महाविहार के रूप में नालंदा का विकास एक व्यवस्थित योजना के साथ हुआ। इसमें कई मठों, एक विकसित बुनियादी ढांचे, एक 4 दीवारी वाले आवासीय परिसर, कई चौकोर विहार और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ध्यान में रखकर हुआ, जहां धर्मनिरपेक्ष विषयों समेत अनेक प्रकार के विषयों को पढ़ाने और इसके लिए उस वक्त के बेहतरीन शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे कई सदियों में विश्वविद्यालयों का विचार अपने सही अर्थों में विकसित हुआ और मध्य एशिया, यूरोप और बाकी की दुनिया में फैला। नालंदा महाविहार में नागार्जुन, वासुबंधु, संत रक्षिता और कमल शिला जैसे महान विद्वानों ने पुनरावर्ती तर्क प्रणाली, तर्क के बाद उपतर्क को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका योगदान दिया, और जिससे मध्ययुगीन वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ। यह दृष्टिकोण मध्य एशिया और आखिरकार अरब जगत और यूरोप समेत दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा। भारतीय गणित के पितामह कहे जाने वाले आर्यभट्ट 6वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार में सबसे प्रमुख गणितज्ञ थे। उन्होंने मौलिक पुस्तकें लिखी। आर्यभट्टीय वह पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य को एक अंक के रूप में मान्यता दी। इस क्रांतिकारी अवधारणा ने गणनाओं को सरल बनाया और ऐसी अवधारणाओं को जन्म दिया जो आगे चलकर बीजगणित, अलजेब्रा और कैलकुलस के रूप में जानी गई। और बाद में आर्यभट्ट के काम को आगे बढ़ाया ब्रह्मपुत्र ने। उन्होंने ब्रह्मस्फुटिक सिद्धांत लिखा और जिसका 8वीं शताब्दी में अरबी में अनुवाद हुआ और जो सिंध हिंद के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और जिसने भारतीय संख्याओं, अलजेब्रा, कैलकुलस, एल्गोरिदम और भारतीय खगोल शास्त्र से यूरोप का परिचय कराया। गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में नालंदा का प्रभाव खासकर चीन में बहुत अहम था। 665 से 698 ईस्वी के बीच ब्यूरो ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑफ चाइना के प्रमुख थे गौतम सिद्धार्थ, जिन्होंने उस समय भारतीयों की शिष्टता की अगुवाई की और सरकार में इस्तेमाल होने वाले आधिकारिक कैलेंडर को बनाने और महारानी बू जितियन के लिए ज्योतिष और अलौकिक संकेतों की खगोलीय व्याख्या करने की जिम्मेदारी उनकी थी। गौतम अपने परिवार की 3 पीढ़ियों में पहले थे जिन्होंने लगातार इस पद को संभाला। नालंदा में विकसित हुआ तांत्रिक बुद्धिज्म 7वीं और 8वीं सदी में चीन में एक बड़ी ताकत बन गया था, और शीर्ष स्तर के चीनी बुद्धिजीवियों में कई इसके अनुयायी भी थे। चूंकि अधिकांश तांत्रिक विद्वानों की गणित में गहरी दिलचस्पी थी और इसलिए तांत्रिक गणितज्ञों का चीनी गणितज्ञों पर भी गहरा प्रभाव था। इस दिलचस्पी का कारण शायद कम से कम शुरुआत में संख्या का तांत्रिक आकर्षण था। और ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। चीन के तांत्रिक बौद्ध भिक्षु आई सिंह या फिर ई सिंह
672 से 717 ईस्वी अपने समय के महान चीनी खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने नालंदा में विकसित गणित और खगोल शास्त्र पर भारतीय कामों पर विशेषज्ञता हासिल कर ली थी। दो बड़े महायान बौद्ध दर्शनों माध्यमिक और युगाचार के विकास और इवोल्यूशन में नालंदा का बड़ा योगदान था। महाविहार में सदियों तक योगाचार के साथ लगातार जुड़ाव ने एक विशेष शाखा को जन्म दिया जिसे वज्रयान या फिर तंत्रयान के नाम से जाना जाता है, जो योगाचार दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है। नालंदा में संत रक्षिता ने माध्यमिक और योगाचार को मिलाकर एक नया दर्शन विकसित किया और जिसे योगाचार आप देखते हैं माध्यमिक के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे कि इसमें नालंदा में विकसित दर्शनों को दक्षिण मध्य एशिया, पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाने और इन देशों के लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप को आकार देने में नालंदा महाविहार ने अहम भूमिका निभाई। 5वीं शताब्दी तक नालंदा कला का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। नालंदा में बनाई गई कलाकृतियों में स्थानीय पुट के साथ मथुरा और सारनाथ दोनों की विशेषताएं थी, जो 8वीं शताब्दी में पाला काल के दौरान एक अलग शाखा नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट्स के रूप में विकसित हुई। इसका पूर्वी और दक्षिण पूर्वी देशों की कला पर गहरा प्रभाव पड़ा और वज्रयान दर्शन के एक हिस्से के तौर पर तांत्रिक बौद्ध सिद्धांतों के साथ त्रिआयामी मंडल बनाने का विचार नालंदा महाविहार में विकसित हुआ। इस विधि का इस्तेमाल बिहार में केसरिया बौद्ध स्तूपों और जावा में दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्मारक बोरोबुदुर के निर्माण में किया गया था। नालंदा के आचार्यों ने संस्कृत में रचना कर संस्कृत भाषा को भी समृद्ध किया। इन रचनाओं में दार्शनिक ग्रंथ शुद्ध और पढ़नी, संस्कृत में बौद्ध तर्क और नैतिक व्यवस्था पर रचनाएं और मिश्रित संस्कृत में स्रोत महात्मय तंत्र और साधना शामिल है। नालंदा महाविहार में सूत्रों की नकल लिखने और उन्हें विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की महान परंपरा ने सदियों के दौरान कई देशों की भाषा, साहित्य और संस्कृति को समृद्धि किया। तिब्बत की संस्कृति और भाषा इस परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। तिब्बती विद्वान थोनमी संभोटा ने नालंदा महाविहार में पढ़ाई की थी और उन्होंने देवनागरी और कश्मीरी लिपियों के आधार पर तिब्बती भाषा के लिए लिपियां तैयार की थी। नालंदा महाविहार के 84 सिद्धों ने 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जैन संतों के साथ मिलकर अपभ्रंश कविता के विकास में अहम भूमिका निभाई और दोहा, चौपाई और पदधारी जैसे नए काव्य रूपों में योगदान एक तरह से दिया। क्या योगदान किया। पांडुलिपि लेखन, रेखाचित्र संरक्षण और नकल लेखन की कला को विकसित करने में नालंदा ने केंद्रीय भूमिका निभाई और इस तरह नालंदा में पांडुलिपि लेखन, नकल लेखन, संरक्षण की संस्कृति ने दुनिया भर में मौखिक परंपरा से लेखन परंपरा को तेजी से बढ़ावा दिया। दुनिया की पहली प्रकाशित पुस्तक द डायमंड सूत्रा, ये आप देखते हैं जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र का एक हिस्सा है और इसके बारे में माना जाता है कि इसे नागार्जुन ने नालंदा में आप देखते हैं कि नालंदा में लिखा था। धम्मचक्र, जिसमें पवित्र ग्रंथों को यंत्रवत घुमाया जाता है, इसकी खोज नालंदा में हुई थी। नालंदा में आप देखिए चिकित्सा विज्ञान ने पूर्व एशिया, खासकर चीन की चिकित्सीय परंपरा को गहरे तौर पर प्रभावित किया और जिससे नालंदा में इस्तेमाल किया जाने वाला अत्याधुनिक नेत्र विज्ञान भी शामिल, जो तांग साम्राज्य के दौर में चीन तक पहुंचा। शुरुआती सदी में आप देखिए नागार्जुन की रचित रस रत्नाकर को अखिल भारतीय रसायन विद्या पर पहला ग्रंथ माना जाता है। चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, रसायन विज्ञान, स्वास्थ्य से जुड़े अन्य विज्ञानों में नालंदा की उत्कृष्टता और सर्वोत्तम परंपराओं को तिब्बत, नेपाल, चीन, कोरिया, जापान, मंगोलिया, दुनिया के कई हिस्सों में अपनाया गया। और हठ युग का शुरुआती विवरण वज्रयान शाखा के बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों में पाया गया है और जिसे नालंदा महाविहार में 8वीं सदी के बाद विकसित किया गया था। सदियों से आप देखिए हठ योग के विकसित विकास ने ही योग का लोकतांत्रिकरण किया और इसे धार्मिक और रस्मी पहलुओं से मुक्त कराया। पूरी दुनिया में इसकी स्वीकारता और लोकप्रियता का कारण बना। ईसा मसीह के जीवन और सिद्धांत और जातक कथाओं में बौद्ध के बौद्धिक सत्य के रूप में जन्म लेने और दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने में बहुत समानता है। और नागार्जुन की विकसित नालंदा की शैक्षणिक परंपरा ने इस दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाया और ये बौद्धिक सत्य खुद ऐतिहासिक बुद्धि के समकक्ष थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इसकी वास्तविक संभावना है कि बौद्ध धर्म में ईसाई धर्म के शुरुआती विकास को प्रभावित किया था। हालांकि नालंदा महाविहार ने 14वीं सदी की शुरुआत में ही काम करना बंद कर दिया था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि जिंदा रही और इसके नाम पर बने शैक्षिक संस्थानों और मठों की स्थापना को प्रेरित करना जारी रखा। नालंदा की किंवदंती जीवित है और हाल के सालों में इसमें गति भी आई है। 1951 में
नव नालंदा महाविहार की स्थापना बिहार में की गई थी। यहाँ महान चीनी यात्री हेनसांग को समर्पित एक मेमोरियल हॉल 1984 में बनकर तैयार हुआ। सिक्किम में 1981 में करमश्री नालंदा संस्थान और 1987 में बिहार के नालंदा में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 2010 में राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। नालंदा की प्रतिष्ठा ही वह कारण है जिसके चलते विदेशों में इसके नाम पर कई संस्थानों की स्थापना हुई। श्रीलंका अगर हम लोग जाएं, हमारा पड़ोसी है, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका की बीच आपको देखने को मिलेगी। श्रीलंका का नालंदा गैडिगे 8वीं शताब्दी का है, जब नालंदा महाविहार चल रहा था। फिनपो नालंद नाम के एक तिब्बती नालंदा मठ की स्थापना 1435 में लिहासा के उत्तर पूर्व में फैन यूल घाटी में भिक्षु और विद्वान रोंगटन सेजा कुंडरिंग ने की थी। 1347 से 1449 में इनका समय रहा। इसमें 700 भिक्षु रहते थे, साथ ही हजारों भिक्षु यहाँ आया करते थे। तिब्बत के विभिन्न हिस्सों में इसकी शाखाएं थी, यूरोप से लेकर अमेरिका तक। यूरोप में फ्रांस की टॉल्यूज से 40 किलोमीटर दूर लावूर में नालंदा मठ की स्थापना लामा जोपा रिनपोचे और लामा थोपटेन ऐसे ने 1921 में की थी, 1981 में की थी। नालंदा महाविहार की याद में 1989 में ब्राजील में नालंदा बौद्धिस्ट की सेंटर की स्थापना की गई। यहां मूल मठ की परंपराओं के अनुसरण की कोशिश की गई थी। 1999 में ब्राजील में नालंदा राम रिट्रीट सेंटर की स्थापना की गई, जो दक्षिण अमेरिका में जंगल में ध्यान कराने वाला पहला थेरवाद बौद्धों की दो बड़ी परंपराओं में से एक सेंटर बना। कनाडा की टोरंटो में नालंदा कॉलेज ऑफ बौद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना साल 2000 में सुबांडा H.J. सुगोडाश्री ने की थी। और दक्षिणी थाईलैंड में के सबसे बड़े शहर हात्याई में आप देखते हैं कि सन 2000 में स्थापित इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कॉलेज को विभिन्न बौद्ध परंपराओं को एक साथ लाने और एक दूसरे की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए नालंदा की तरह बनाया गया। मलेशिया के कोलालमपुर के दक्षिणी बाहरी इलाके में 2007 में स्थापित नालंदा इंस्टीट्यूट को देश में बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए नालंदा महाविहार के मॉडल पर तैयार किया गया। 2007 में अमेरिका में मनोचिकित्सक जो लोइजो द्वारा नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्पलेटिव साइंस की स्थापना की गई थी, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से प्रेरित था। 1996 में कोलंबिया विश्वविद्यालय और वेल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज में चिंतन विज्ञान कंटेम्पलेटिव साइंस में शोध के दौरान उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी। एशिया, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नालंदा के बढ़ते पदचिन्हों के इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आने वाले समय में नालंदा की ख्याति और बढ़ेगी। ज्ञान, बुद्धि और करुणा के प्रसार की नालंदा की प्राचीन परंपरा इंसानियत को नफरत, गुस्से, हताशा, लालच से दूर करने और अपने अंदर और बाहर शांति हासिल करने में मदद कर सकती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि एक कहानी है किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। अब आपका कोई मेरे लिए सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।